इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया। ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के लिए साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सब बहन भाइयों ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो है ना चर्चा लेके आवा है और चर्चा के साथ साथ भाइयों का मनोरंजन करावा है। लेकिन भाई आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा जो पशु हैं इनकी समस्या में टैगिंग, गणना और पशुपालन उद्योग के बारे में। लेकिन चर्चा तो पहले हम भाई एक जो है ना प्रश्न भी पूछ लें, क्योंकि ये तो हमारा रोज का काम है। तो आज का हमारा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा भाई जायद की एक फसल का नाम बताना है आपने, कि भाई जायद की एक फसल कौन सी है उसका नाम बताना है। और हमारा जो स्टूडियो का नंबर रहेगा भाई 94 660 21 336। फोन नंबर एक बार फिर सुन लें 94 660 21 336।
इस पर भाई 6:50 तक भाई आपने जवाब देना है, और जवाब आवेगा सही भाइयों के नाम हम जरूर बंचेंगे। और भाई अब जो है ना एक बातचीत सुनवाएंगे भाइयों को डॉक्टर जसबीर जी से कि पशुओं में मुंह पका खुर पका रोग क्या है भाई, इसके समाधान पर। तो पहले सुनते हैं भाई ये बातचीत। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर जसबीर से। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो पशु हैं उनमें आजकल के सीजन में जैसे कि मुंह है खुर है ये पक जाते हैं, कि डॉक्टर साहब हमें ये जानकारी दें ताकि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और वो जो पशु पालते हैं, और ज़्यादातर बीमारियां आजकल का जो सीजन चला हुआ है मुंह खुर रोग की बीमारी है, इसके लिए क्या उपचार है और क्या इसके लिए जो है ना वो दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अभी जो मुंह खुर और गलघोटू बीमारी की हम बात करते हैं पशुओं में, वो एक संक्रामक बीमारी है। मुंह खुर रोग है वो विषाणु जनित रोग है, और जो गलघोटू की बात करते हैं वो हमारे जीवाणु से फैलने वाला रोग है। दोनों ही बीमारियों में जो बीमार पशु से जो स्वस्थ पशु में जो बीमारी संक्रमित होती है वो बड़ी तेज़ी से फैलती है। इसे छूत की बीमारी भी कहते हैं, और इसमें एक पशु से दूसरे पशु में तो फैलती है और बड़ी तेज़ी से जो आसपास के जो पशु हैं उनमें भी ये बीमारियां फैल जाती हैं। हम बात करते हैं मुंह खुर रोग की। मुंह खुर रोग में पशुओं के मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं और कुछ समय के बाद वो छाले फट भी जाते हैं। इसी तरह पशुओं के पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं और फिर वो घाव का रूप ले लेते हैं, जहाँ पर यदि मक्खियाँ बैठ जाती हैं तो उसमें कीड़े पड़ने की भी संभावना पूरी रहती है। मुंह के अंदर छाले पड़ने की वजह से पशु चारा और पानी पीना वो कम कर देता है, जिससे पशु की जो अक्षमता है, जो दूध अक्षमता है वो घट जाती है। तो इससे पशुपालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बात हम करते हैं गलघोटू की। गलघोटू एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसमें कि पशु की मृत्यु 4 या 5-6 घंटे के अंदर अंदर पशु की मृत्यु हो सकती है। यानी कि डॉक्टर साहब जैसे गलघोटू यानी कि पशु का गल का घुट जाता है, गल उसमें वो खा पी नहीं सकता। वो जैसे आम आदमी है, जिस तरह अपने आदमियों के ऊपर ले लेते हैं, जैसे कई बार आदमियों के भी मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो दिक्कत बहुत आती है। जैसे आपने गलघोटू की बात की, एक जीवाणु जनित रोग है जी। और इसमें पशु की जो गले के अंदर है उसमें सोजिश उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से पशु को जो सांस लेने में तकलीफ रहती है। इससे पहले पशु को ना बुखार तीव्र जवर रहेगा, तीव्र बुखार रहेगा, और उसके बाद ये लक्षण जो गले के अंदर है, सूजन है, ये दिखाई देंगे। उस सोजिश की वजह से, सांस लेने में तकलीफ की वजह से पशु की एकदम मृत्यु भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब और कोई जानकारी जैसे जो गलघोटू बीमारी है, इन दोनों की बीमारियों को बचाने, अपने पशुओं को बचाव के लिए पशुपालन विभाग द्वारा अभी 7वें चरण का गलघोटू और मुंह खुर रोग का संयुक्त अभियान चलाया गया है। इसमें संयुक्त जो टीका है वो 4 महीने से जो ऊपर गाय व भैंस है उनको लगाया जाता है। और ये जो हमारा 7वां चरण है कुरुक्षेत्र जिले में 29 मई से शुरू हो चुका है। इसमें हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से टीम पशुपालकों के घर द्वार पर जा रही है और घर द्वार पर जाकर निःशुल्क गाय व भैंस को टीकाकरण कर रही है। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब पशुओं को ये टीका लगाते हैं, ये वैक्सीन लगाते हैं, तो कुछ पशुओं में ये आ सकता है कि जहाँ पशुओं को इंजेक्शन लगाया है, वैक्सीन लगाया है, वहाँ सोजिश आ सकती है। थोड़ा बहुत बुखार भी हो सकता है पशु को, और वो खाना पीना भी 1-2 दिन के लिए छोड़ सकता है। दुग्ध उत्पादन में भी थोड़ी बहुत कमी देखी जा सकती है। लेकिन इससे हमारे पशुपालक जो साथी हैं वो घबराए नहीं। ये 2 या 4 दिन में दोबारा पशु उसी अवस्था में आ जाता है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो पशुपालक भाई हैं, तो ये अच्छी जानकारी आपने दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो भाइयों ने ली जानकारी मुंह पका खुर पका रोग पर डॉक्टर जसबीर सिंह। और अब जो है ना हम विषय ले रहे हैं कि भाई जो पशु है उनकी समस्या रहा है, कई बार टैगिंग करने की रहा है, गणना करने की, और भाई साथ साथ में जो हमारा पशुपालन उद्योग है उस पर चर्चा कर रहे हैं। किसान भाई देखियो कि जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसके तहत कई बार देखा है कि जो हमारे पशु हैं, आजकल सभी गाँव के अंदर लगा लो, जो शहरों में जो पशु रखते हैं उनको देखो कि उनके कान में भाई एक पीले पीले से रंग का एक टैग लगा हुआ है, और उस
टैग के ऊपर सारी जानकारी भाई वो है कि ये किसका पशु है, सारा जो है ना आधार कार्ड की तरह उसका भी बायोडाटा कहते सारी जानकारी उसके ऊपर लगी हुई है। तो भाई जो ये टैगिंग है इसकी समस्या कई बार यो भी रहा है कि भाई जिस तरह के जो आवारा पशु हैं उनमें देखो कि यही नहीं पता लगता कि ये पशु किसका है किसका नहीं है, उनमें थोड़ी समस्या यही रहा है कि उनकी टैगिंग नहीं हो पाती। लेकिन भाई जो ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसके तहत जिस तरह के जो मुंह पका या खुर पका रोग है जिसका आपने बातचीत भी सुन रहे थे हम, लोसिस जो एक बीमारी है उसका टीकाकरण तो पहला भाई पशुओं में 12 अंक की जो विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि जो टैग है जो वो पीला पीला सा उसके चेपी सी दिखा है अपना कान्ना के अंदर डलवाई हुई है भाई, वो 12 अंक है, उसके ऊपर एक खास पहचान है तो वो पशुओं की है और पशु पहचाना जा सका है कि भाई ये किसका पशु है। और जो ये योजना है भाई ये केंद्र प्रायोजित सरकार की एक बहुत बढ़िया योजना है और इसी योजना पर जो है ना सरकार काम भी कर रही है। ये सोच रहे हैं कि भाई 100% जितने भी पशु हैं सब की भाई गिनती भी हो सके और पता लग सके भाई ये पशु किसका है। और इसके फ़ायदे भी हैं, देखो टैगिंग लगी होगी तो इसमें एक तो जो कान में टैग लग रहा है पशुओं के लिए भाई यो आधार कार्ड जो कार्ड है उसकी तरह यो काम करेगा। और इसलिए भी सरकार की जो कई सारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी जो टैग लगे पशु हैं उनका, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो गए हैं पंजीकृत हो गए हैं, पशुओं को भाई प्राथमिकता के आधार पर यो दिया गया है। और पशुओं का भी जो बीमे खातर जो है ना टैगिंग का होना बड़ा जरूरी है और लाभदायक भी है किसान भाइयों के लिए या जो पशु पालते हैं। और टैग लगाने तो यो पता लग जाए कि भाई यो पशु किसका है, कई बार गुम हो जाए या भाई चोरी हो जाए, पशु का जो अगर कान में टैग लग रहा है तो पता लगा सकें भाई ये किसका है। और भविष्य में भी भाई पशुओं के जो ऑनलाइन जिस तरह खरीदना है बेचना है इसकी जो प्रक्रिया है उसमें भी बड़ा लाभदायक है यो टैगिंग। और भाई जो कान के अंदर जो ये टैग लग रहा है उसके साथ साथ पशुपालकों को भाई जो हेल्थ कार्ड है वो भी दिए जाए हैं जिसके माध्यम से भी सरकार द्वारा जो चलाए जाने वाले निःशुल्क टीकाकरण है, इस प्रकार की और जो योजनाएं हैं रिकॉर्ड के अनुसार जो पशु उसके अंदर पंजीकृत है उसका लाभ भाई उठा सका है। और एक बात हो रहा है कि जो पशुओं की वंशावली है भाई रिकॉर्ड रखने में बड़ी आसानी रहेगी क्योंकि जो कान के अंदर टैग लग रहा है ये उसके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा है। और इसके साथ साथ भाई बात करें जिस तरह की गणना के बारे में भी है भाई, इससे जो है ना पशुओं की गणना हो सका है भाई कितने पशु हैं। और पशुपालन भाई देश के जो ग्रामीण हमारा जो क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई आर्थिक गतिविधियाँ जिस तरह के जो परिवार हैं जिस तरह जो सहायक आय प्रदान करने वाले हैं हम उसके रूप में पशुओं को अगर लें, जिस तरह के गाय हैं, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सूअर है या मुर्गी पालन है, इनको हम देखो दूसरी आय के साधनों के रूप में भी ले सके हैं क्योंकि ये हमारा एक सहायक काम है। खेती के साथ साथ गाँव में देखा है कि खेती करने वाले ज़्यादा है और खेती के साथ साथ भाई लोग पशु भी पालते हैं। तो इस तरह भाई जो पशु पालते हैं इनसे देखो एक तो हमें दूध भी मिलेगा, मुर्गियों से अंडे मिला है भाई, दूसरे जीवों से कई बार है मांस भी मिला है, तो ये भरण पोषण का काम भी कर सका है। और पशु जो गिनती है इनकी जो संगणना है और ये कई बार काम करा है जो योजनाएं पशुओं के बारे में बनाई जावा है, इससे जो है ना योजनाकारों को वैज्ञानिकों को उनके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। पशुओं के जो क्षेत्र है उसमें जो है ना उचित योजना बनाने खातर जो कार्यक्रम है तैयार करने या पुनर्निर्माण करना या कोई और दूसरी योजनाओं का सही दिशा देने में जो पशुओं की जो गणना है गिनती है वो भाई आंकड़े राज्य के लिए बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। और भाई पशुपालन कर लो या डेयरी उद्योग है, ये भूमिहीन या सीमांत या छोटे जो किसान है इनके साथ साथ जो बेरोजगार ग्रामीण युवा है उनके लिए भाई एक बहुत ही बढ़िया आय का साधन है, वैकल्पिक आय हो सका है, यानी कि सहायक धंधे के रूप में हम इसको अपना सके हैं जिससे जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको भी जो है ना फायदा हो सकता है और वो भी रोजगार के साधन के रूप में इनको ले सका है। और भाई अब करेंगे थोड़ी जानकारी ले लें मौसम के बारे में कि मौसम क्या है, तो आओ सुनते पहले भाई ये मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों जिले का आज का अधिकतम तापमान
38.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 74 और 28% रही। हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 12.5 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 19 जून तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने, बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, इस दौरान गरज चमक के साथ अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, खरीफ फसलों की बुआई से पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित संस्थान से अवश्य करवा लें। धन्यवाद। और ये तो ले भाइयों मौसम की जानकारी। अब जो है ना हम चर्चा करते हैं भाई, जो कल कार्यक्रम होगा हमारा किसान वाणी, उसमें हम क्या लेके आवेंगे। वो चर्चा रहेगी हमारी भाई, एक तो करेंगे हम चर्चा प्रधानमंत्री कुसुम योजना पे, और इसके साथ साथ भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे बासमती धान की सीधी बिजाई में क्या क्या सावधानियां रखनी है, और इसके साथ साथ भाई मोटे अनाज के काश्त पे भी हम जिक्र करेंगे। और ई भाइयों का करावेंगे मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। राम राम मदी टोटा आजा, राम राम मदी टोटा आजा, ऐसी रिश्तेदारी के जो परण निभावे ना यारी का, ऐसे नरते यारी के। राम राम मदी टोटा आजा, ऐसी रिश्तेदारी के जो परण निभावे ना यारी का, ऐसे नरते यारी के। पत्नी होते हो पतिव्रता, पत्नी होते हो पतिव्रता, जो बुंडी बोले वो नारी के, जो सलाह पत्नी की ना मने, ते ऐसा पति व्यवहारी के। पुत्र वही जो पिता कहेगा, पुत्र वो क्या तारी के। लज्जा बनती पुत्री हो से, निर्लज पुत्री प्यारी के। लज्जा बनती पुत्री हो से, निर्लज पुत्री प्यारी के। कोयल अच्छी लगे कूकती, कोयल अच्छी लगे कूकती, पतों पे शक रंग में तारी के। जो परण निभावे ना यारी का, ऐसे नरते यारी के। दान नहीं दे
और भाइयों, ये तो सुनिया लोकगीत। और अब जो है ना अगली जो चर्चा हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भाई जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए हैं कि भाई वो कितने दे रखे हैं, क्या उनका जिक्र है इसके बारे में। देखियो किसान भाइयों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो धान का दिया है 2183 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरे का है 25 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का का है 2090 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का है 6950 रुपये प्रति क्विंटल। इसी तरह लंबे रेशे वाली जो कपास है उसका दिया है 7020 रुपये प्रति क्विंटल। और अब जो है ना किसान भाइयों, हम एक चर्चा और कर रहे हैं आपके साथ आज की नसीहत में, वो है कि किसानों के लिए ट्रैक्टर का क्या महत्व है। देखियो किसान भाई, सारे जाना है कि भाई ट्रैक्टर जिम्मेदार की जान हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि ट्रैक्टर के साथ जो है ना वो सारे काम धंधे अपने नमड़ेड़ा है, और ट्रैक्टर के बिना भाई देखो आज की खेती कर पाना बड़ा मुश्किल है। और एक बात का ध्यान ये भी देखा जावा है कि जो हरित क्रांति है उस जो सबसे पहले जो आई थी, जो आत्मनिर्भर बने थे हम, वो ट्रैक्टर के कारण, क्योंकि काम ज्यादा कराया है और खेती ज्यादा हुई तो इसमें ट्रैक्टर की भूमिका ज्यादा रही। भाई एक दौर था जब किसाना खातर भाई खेती से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यो थी कि हमारे जो कृषि यंत्र हैं वो बड़ी आसानी से वो नहीं मिल पाए कर थे। पर आज जो समय है जब किसान के लिए भाई खेती खातर भाई बड़े आधुनिक साधन आ गए हैं, और भाई उन्नत कृषि सब्सिडी के साथ साथ आसानी से वो उपलब्ध भी हो रहे हैं। और यूँ ला लो कि जब खेत में जुताई करा है और उसकी कटाई तक भाई जो है ना सारे काम ट्रैक्टर के ला कर सके हैं, क्योंकि ट्रैक्टर भाई खेती की रीढ़ बन रहा है आजकल। और जो मशीन है भाई बिल्कुल ऐसी मशीन है ताकत वाली, क्योंकि खेती के सारे काम यही करा है। मान लो फसल जो है कटेगी, कटने के बाद भाई वो निकला है, जब वो जो उत्पादन होगा उसको हम खेती का जितना भी, जैसे मान लो गेहूं ले जानी है या धान ले जाने हैं, कोई भी फसल बाजार में बेचने खातर लेके जानी भाई जिम्मेदार भाई ट्रैक्टर लेकर ही जावा है, क्योंकि भाई ये तो कई करा उनका एक कार की तरह काम करा है। और भारत में भी जो है ना ट्रैक्टर एक बहुउद्देशीय वाहन बन रहा है। इसकी वजह से भाई जो ट्रैक्टर है काफ़ी मजबूती तय बनाया जावा। और ये ला लो कि जब हम शहर से बाजार से या खाद लियावा, बीज लियावा और दूसरा सामान लेकर आवा, तो भाई ट्रैक्टर कितना महत्वपूर्ण है किसान के लिए। और भाई कई किसानों के पास ट्रैक्टर है लेकिन वो खेती के अपने काम में बैठ के दूसरे को भाई वो किराए पर भी दे दे हैं। इसके साथ साथ जो किसान भाई ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते वो इस प्रकार से भाई किराए करके अपना जो है ना खेत बोवा ले हैं या भाई कटाई करा लें, जैसे गेहूं निकलवा लें। तो सारे काम जो है ना आजकल ट्रैक्टर के द्वारा ही करे जावा है। ये तो भाई हमने चर्चा करी ट्रैक्टर के महत्व के बारे में। और इसके साथ साथ लगे हाथ भाई एक बात और कर लें कि जो संजीवनी खाद है प्राकृतिक खेती में योग के है, क्योंकि प्राकृतिक तत्वों से बनी दवाई है भाई, फसलों को सिद्ध दिया जा सका है। इसके प्रयोग तभी भाई जो फसल है उचित वृद्धि के साथ साथ कई बार उनसे रोगों से मुक्ति भी मिल सका है। सामग्री किस तरह लेनी है अपने संजीवक खाद बनाने की? 100 लीटर के लिए भाई 30 किलोग्राम जो है ना गाय का गोबर, 3 लीटर गौमूत्र, 500 ग्राम गुड़ और 66 लीटर पानी लेना है। विधि ये रहेगी कि भाई 1 ड्राम में 30 किलोग्राम जो है ना गोबर, 3 लीटर गौमूत्र, 500 ग्राम गुड़ अच्छे से मिलाना है। और अच्छी तरह भाई मिलाने के बाद 66 लीटर पानी में भी इसको मिला लें और एक कपड़े से ढक कर 10 से 12 दिन तक रखना है। और 10 से 12 दिन के बाद भाई लकड़ी तय इलाका इसको प्रयोग में कर सके हैं। और भाई प्रति एकड़ जमीन खातर 200 लीटर के लिए भाई मात्रा में 2 से 3 बार प्रयोग कर सके हैं। और सिंचाई पानी के साथ या भाई मिट्टी के साथ मिलाकर इसको हम प्रयोग कर सके हैं। और भाई देखो, ये जितनी भी जो रासायनिक विधियों की बजाय अगर आप प्राकृतिक खेती पर थोड़ा सा जोर देंगे तो भाई आपकी जो फसल रासायनिक विधि द्वारा हो रही है उसके बराबर ही ये निकलने की पूरी संभावना रहेगी। देखो शुरू में तो थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, जब आप इसका बार बार प्रयोग करेंगे तो खेती हमारी उसी तरह की बन जाएगी, उसको वही आदत पड़ जाएगी। और एक बात और बता दें भी, जो किसान कॉल सेंटर है, किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है भाई 1551 है, 1551, ये इसका नंबर है। और भाई इन्होंने जो है ना जितना भी जो कार्य है जिस तरह के हम करते रहे हैं, जो भी काम खेती से संबंधित है, आप 1551 पे कॉल करके पूछ सके हैं। और भाई हमारे पास जो है ना, जो हमने प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर दिया है कोल से अशोक कुमार ने, संतोष ने, और नागल से दिया है इंद्रराज ने सही जवाब दिया। इन्होंने मूंग बताया है, लेकिन भाई सब्जी की बात करें तो उसमें जिस तरह के काकड़ी है, खरबूजे है, ये भी जायद की फसल है। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और अब जो है ना इसी के साथ ही कार्यक्रम
किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई न देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।